हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा हिसाब किताब, एक ऐसा बजट जिसके लिए पूरी कंट्री स्टूडेंट्स वेट करती है। इस टैबलेट में जो बजट प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट के सामने, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होगा, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इंडिया की ग्रोथ कैसी रहेगी, किन सेक्टर्स पे ध्यान दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें कवर की गई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी यूनियन बजट 2023-24, यूनियन बजट 2023-2024 का एक क्या बोले, एक रिव्यू, या फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर मेन इंटेंशन रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिनव जोशी। शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। आई होप ऑडियो वीडियो सब कुछ मेरी तरफ से ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो ये वो पूरी टीम है, वेरियस इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, फाइनेंस मिनिस्टर, जिस टीम के द्वारा इस मतलब इनके भी आगे पता नहीं कितने ऑफिस के लोग, मेंबर्स, जिन्होंने इस बजट को प्रिपेयर किया। और कल कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट को पार्लियामेंट के सामने पेश किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ी सी डिटेल्स। आर्टिकल 266 of the Constitution, parliamentary approval is required to draw money from the consolidated fund of India। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि तुमने बजट बनाया हिसाब किताब के लिए कि चलो एक साल के लिए कंट्री चलानी है, यहां से पैसा आएगा, यहां पैसा जाएगा। ठीक है, ये जो सारा बजट है ये पार्लियामेंट के सामने क्यों पेश कर रहे हो? क्योंकि गवर्नमेंट जो भी रेवेन्यू वगैरह कमाती है सब चला जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। अब जब वहां से पैसा निकालना है खर्चे के लिए, वो गवर्नमेंट अपने लेवल पे नहीं कर सकती। उसके लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल की जरूरत है। इसलिए सरकार क्या करती है, पूरा हिसाब किताब पार्लियामेंट के सामने रख देती कि इस तरह से खर्चे करेंगे, इस तरह से रेवेन्यू कमाएंगे, हमको अप्रूवल दे दो। ये यहां पर मेन इंटेंशन होती है। ठीक है बजट वर्ड हम बोलते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये यूज किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 112 से 117 जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं वो असल में बात करते हैं, ये सारे आर्टिकल्स बात करते हैं अबाउट द फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, आर्टिकल 114 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द एनैक्टमेंट ऑफ ए लॉ। मतलब कि बिना कोई कानून के सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा नहीं कर सकती। ठीक है, तो सरकार के पास ये पावर नहीं कि सीधे जो कंसोलिडेटेड फंड है जहां सारा रेवेन्यू आता है वहां से खुद पैसे निकाले, नहीं। इसके लिए सरकार को अप्रूवल की जरूरत है फ्रॉम दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बजट डिवीजन जो होता है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का जो बजट डिवीजन है, असल में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बजट प्रिपेयर करना। हम तो चलो इसको एक दिन सुन के पढ़ लेते हैं। इस ऑफिस के द्वारा कई महीनों तक काम किया जाता है कि बजट कैसे बनेगा, किन बेसिस बनेगा, क्या क्या डिटेल्स, बहुत कुछ। ठीक है, तो बजट 2023-24 जैसा आपको पता है अगले साल कैलेंडर ईयर 2024 में है इलेक्शन। तो ये बजट कब से कब तक काम करेगा? अभी जो बजट पेश किया गया ये 1 अप्रैल 2023 से लेके अगले साल 31 मार्च 2024 तक काम करेगा। तो अगले साल 1 अप्रैल को नया बजट चाहिए होगा। पर अगले साल ना आपको पता होना चाहिए लोकसभा इलेक्शन भी है। अगले साल 2 बजट आएंगे। एक बजट अगले साल काम करेगा अप्रैल 2024 से लेके इलेक्शंस तक। फिर एक बजट इलेक्शन के बाद बनेगा और वो काम करेगा मार्च 2025 तक। क्योंकि ऐसा है कि मान लो इलेक्शन के दौरान यहां पर तो बजट बनाएगी बीजेपी। अगर बीजेपी ने पूरे साल का बजट बना दिया और इलेक्शन कहीं बीजेपी हार गई, तो अगली जो पॉलिटिकल पार्टी आएगी उसको एक ऐसे बजट के साथ काम करना पड़ेगा जो पिछली पॉलिटिकल पार्टी ने बनाया, तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अगले साल 2 बजट आएंगे। यहां लिखा भी हुआ है कि 2023 में फुल बजट आएगा, पर 2024 क्योंकि अगले साल है तो वहां पर आपको 2 बजट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी जो डिटेल्स इस बजट में लिखी गई धीरे धीरे उनको कवर करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट करने टाइम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही, जैसे ये जो बजट है होप्स टू बिल्ड ऑन द फाउंडेशन लेड इन द प्रीवियस बजट एंड द ब्लूप्रिंट ड्रॉन फॉर इंडिया एट द रेट 100।
तो जैसे आपने सुना होगा जगह जगह बात की जा रही है अमृतकाल, अमृतकाल फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में बोला, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। असल में कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट बड़ा सिंपल है कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया को पिछले साल पूरे हो गए, इस साल हमारे 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पूरे होंगे 15 अगस्त को। तो ऑलमोस्ट 24-25 साल में इंडिया 100 साल पूरे करेगा अपने इंडिपेंडेंस के। तो इस 24-25 साल में ना इंडिया को एक डेवलपिंग कंट्री से एक डेवलप कंट्री बनाना है, ये सारा अमृतकाल रहेगा, ठीक है। तो उन्होंने बताया फाइनेंस मिनिस्टर ने कि ये बजट इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाने में एक और ब्रिक की तरह काम करेगा। तो जैसे बहुत सारी ईंटें लगा के घर बनता है, तो ये भी एक ब्रिक है, ये भी एक ईंट लगाई गई है ताकि जो इंडिया एक डेवलप कंट्री का पूरा घर बनाना है वो अच्छे से बन सके, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जिस पे लोग बहुत ध्यान देते हैं जो बजट में बताई जाती है, जो भी सरकार कमाएगी पूरे फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, वो कहां से कमाएगी, जो भी सरकार खर्चेगी वो कहां खर्चेगी। तो आपको जान के बहुत शौक, मतलब ये अजीब लगेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर 1 रुपया कमा रही है तो उस 1 रुपये का 34 पैसा आ रहा है उधारी से, बोरिंग्स एंड लाइबिलिटीज। इसके अलावा इस 1 रुपये का 15 पैसा आ रहा है इनकम टैक्स से, 15 पैसा आ रहा है कॉर्पोरेशन टैक्स से, 17 पैसा आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और उसके अलावा जो बाकी टैक्स होते हैं, 7 पैसा आ रहा है जो वेरियस एक्साइज ड्यूटीज लगाई जा रही हैं, उसके अलावा 4 पैसा आ रहा है कस्टम से, 6 आ रहा है नॉन टैक्स रिसीप्ट से जो सरकार को टैक्स की बिना से फाइन्स वगैरह होते हैं, और 2% आ रहा है नॉन डेट कैपिटल रिसीट से, ठीक है। तो इस तरह से सरकार हर 1 रुपया जो कमा रही है वो कहीं इस तरह से उसकी बाइफर्केशन है। हर 1 रुपया जो सरकार खर्च रही है, अगर आप इतने सारे लोन्स लोगे तो आपको उनकी रीपेमेंट्स भी करते रहना टाइम टू टाइम। तो सरकार जो हर 1 रुपया खर्चती है उसमें से 20 पैसा तो जो पुराने लोन्स वगैरह उनकी इंटरेस्ट देना, ठीक है, जिनको बोलते हैं ना कि किस्त वगैरह दे देना, ठीक है। उसके बाद 9 पैसा चला जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, 7 पैसा चला जाता है सब्सिडीज में, 8 पैसा चला जाता है डिफेंस के सेक्टर में, डिफेंस काफी बड़ा सेक्टर है, 17 पैसे चले जाते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में, ठीक है। 9 पैसा चला जाता है जो वेरियस फाइनेंस कमीशन और बाकी जो ट्रांसफर्स करने होते हैं, और 8 पैसा होता है, सॉरी 8 नहीं 18 पैसा चले जाते हैं जो स्टेट को टैक्सेस का शेयर देना होता है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज। 4 पैसा पेंशन के लिए यूज होते हैं और 8 पैसा बाकी जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए रखा जाता है। तो इस तरह से सरकार जो अर्न कर रही है वो कहां से अर्न कर रही है, सरकार जो स्पेंड कर रही है वो कहां स्पेंड कर रही है, इसको आप बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर चार्ट से देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स जैसे रिसीट्स। रिसीट्स में सरकार कितना कमाएगी पिछले फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने कितना कमाया, ठीक है। और अभी जो बजट है उसके हिसाब से सरकार, बजट में भी लिखना होता है कितना कमाएगी, वो यहां सारा डाटा दिया गया है। सरकार कितना खर्च करेगी वो सारा डाटा दिया गया है। सरकार को कितनी कमी पड़ेगी, आपको पता है इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हमेशा ज्यादा करती है और अर्निंग थोड़ी कम होती है। तो सरकार मान लो खर्चा 100 रुपया कर देगी, कमाएगी 75 रुपीज, तो बीच के जो 25 है वो सरकार को लोन्स लेने पड़ते हैं, डेट लेने पड़ते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा डाटा दिया गया है, पिछले सालों में कितना है। देखो 2023-24 में कितना डेट लेना पड़ेगा वो तो जब एक्चुअली 2023-24 शुरू का तब मतलब धीरे धीरे पता चलता रहेगा, पर बजट में भी सरकार एक डाटा देती है कि मे भी इतनी उधारियां लेनी पड़े, उसके बारे में यहां पर लिख दिया गया, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पुराने सालों में कितना फिस्कल डेफिसिट था, अभी के बजट में कितना लिखा गया कि इतना हमको फिस्कल डेफिसिट वही होता है कि सरकार ने जो कमाया और जो खर्चा उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है, वो यहां पर लिख दिया गया। इसके अलावा और कुछ नंबर्स देखते हैं। यहां पर सरकार का जो एक्सपेंडिचर होगा तो कितना इंटरेस्ट पेमेंट्स में चला जाएगा, जो पुराने लोन्स है, ट्रांसपोर्ट में, इसको और भी अच्छे से समझेंगे पर आप थोड़ा आइडिया ले लो। डिफेंस में, जैसे डिफेंस में जो खर्चा है वो होगा 4,32,720 करोड़ के आसपास, ठीक है। सब्सिडीज में कितना खर्चा, तो सारा पेंशन, होम अफेयर्स, एजुकेशन, एनर्जी, उसके अलावा एग्रीकल्चर, अर्बन डेवलपमेंट, जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स को 18,050 करोड़ देने होंगे, सोशल वेलफेयर को 55,080 करोड़ देने होंगे, पीएम किसान योजना में 60,000 करोड़ चले जाएंगे। इस तरह से एक पूरा डाटा यहां दिया गया है कि टोटल खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कितना किया जाएगा। तो जब आप इसका टोटल निकालोगे तो वो ऑलमोस्ट 45
लाख करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा आएगा, 45 लाख करोड़ से भी ज्यादा को सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आई होप आपने ये चीज ठीक से यहां पर समझ ली। अब यहां पर क्या दिखाया जा रहा है इस बजट में, जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार स्पेंड ज्यादा कर देती है, अर्न कम करती है, तो बीच में डिफरेंस है, उसको सरकार डेट लेती है, उधारी लेती है। वो जो डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट की हर साल कितनी उधारी ली गई, अगर आप देखो थोड़ी बड़ी हुई थी पहले से। आपने इसको कहीं ना कहीं मान सकते हो कि जो कोविड का टाइम था ना, कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा सरकार ने डेट लिए, उधारियां ली, तो फिजिकल डेफिसिट बड़ा हुआ था। पर आप देख सकते हो कि किस तरह से फिजिकल डेफिसिट को नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। कैसे, ये जो सारी लाइंस हैं इसको गवर्नमेंट नीचे ला रही है। और ये बहुत ही क्लियर, बहुत क्लियरली बात करी इस टॉपिक के बारे में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कि बिल्कुल गवर्नमेंट की एक इंटेंशन है कि जो सरकार के ऊपर कर्जा है उसको कम करना है, मतलब नए लोन्स ज्यादा नहीं लेने और जो पुराने लोन्स हैं उनको जल्दी जल्दी खत्म करना है। इसके बारे में भी साफ साफ यहां पर बजट में बता दिया गया। उसके अलावा तो आप देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने फिक्स किया कि जो फिजिकल डेफिसिट है, जो डेफिसिट मतलब जो उधारी है, ठीक है, जो कोविड के टाइम पे आपको पता है कितनी चलेगी थी, 9.2% ऑफ द जीडीपी। इसको जीडीपी से कैलकुलेट करते हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर में इसको 6% से नीचे लाया जाएगा और अगले फाइनेंशियल ईयर में इसको 5 से भी नीचे लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इसको असल में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिजिकल कंसोलिडेशन। मतलब इसका ये मतलब होता है कि जो कर्जा है सरकार पे उसको कम से कम कर देना। ठीक है, तो साफ साफ आप देख सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने ऊपर कर्जा कम करना चाहती है और उन्होंने कहीं ना कहीं स्टेट सरकारों को भी वार्निंग दी है कि आपके ऊपर भी जो कर्जा है वो 3.5% ऑफ द स्टेट जीडीपी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है सेंट्रल गवर्नमेंट की निकलती है नेशनल जीडीपी से, स्टेट्स की निकलती है स्टेट जीडीपी से। जैसे महाराष्ट्र बड़ी स्टेट है तो उनकी जीडीपी भी बड़ी होगी, तो महाराष्ट्र की जीडीपी का 3.5% भी बड़ा होगा तो महाराष्ट्र की सरकार थोड़ा लोन ले सकती है। अब अगर महाराष्ट्र से कंपेयर करें सिक्किम, सिक्किम की जीडीपी भी छोटी है, तो सिक्किम की जीडीपी का 3.5% महाराष्ट्र के मुकाबले बहुत कम होगा, तो उतना ही लोन ले सकते हैं। आई होप आप इस चीज को समझे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब तो वैसे तो आपको मैंने बता दिया, अगर आप इस डाटा को जैसे पहले वाले से भी देखो तो डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑलमोस्ट 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास दिया जाएगा, रोड ट्रांसपोर्ट को 2.7 लाख करोड़ के आसपास, रेलवेज को 2.4 लाख करोड़ के आसपास, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री को 2 लाख करोड़ के आसपास, होम मिनिस्ट्री को ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास, केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को ऑलमोस्ट 2.25 लाख करोड़ के आसपास, रूरल डेवलपमेंट को 1.6 लाख करोड़ के आसपास, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, फार्मर्स मिनिस्ट्री 1.25 लाख करोड़ के आसपास, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को 1.23 लाख करोड़ के आसपास। ठीक है, उसके अलावा यहां पर सरकार ने थोड़ा, आप कह लो कि क्या चीजें अच्छी हो रही है उनको और बेटर किया जा सकता है। जैसे यहां पर सरकार ने जल जीवन मिशन में कितना काम हुआ और कितना करना है, ठीक है, कितना यहां पर और सरकार खर्चा करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना और खर्चा किया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में और कितना खर्चा बढ़ाया जाएगा। उन सब कुछ गिनी चुनी चीजें जिसको सरकार एक अचीवमेंट की तरह रखना चाहती है, वो भी यहां पर आपके सामने सरकार ने मेंशन करी है। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा था अमृतकाल, ठीक है, अब अमृतकाल का जो विजन है, ठीक है, जो मतलब इंडिया जब अपने 100 साल पूरे करे इंडिपेंडेंस के, तब तक हमको एक डेवलप कंट्री बनना है। तो ये जो अगले 24-25 साल है वो अमृतकाल के दौरान, मतलब अमृतकाल के अंदर चलेंगे। ठीक है, उसमें यूथ और सिटीजन्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, जॉब क्रिएशन बढ़ाना, ठीक है, और इकोनॉमी को जितना स्टेबल किया जा सकता है उतना स्टेबल करना। ये कुछ आप कह लो मोटिव्स हैं जो अगले 24 से 25 साल में इन पे ध्यान दिया जाएगा। वैसे अमृतकाल के अंदर जो सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज इस बजट में मेंशन की गई वो है थोड़ा सा ये जैसे आप पढ़ सकते हो, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग करना, ग्रीन ग्रोथ करना, पोटेंशियल अनलीश करना, मतलब और पोटेंशियल बेटर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना, ठीक है, और लास्ट माइल मतलब अखीले इंडियन तक भी सारी फैसिलिटीज पहुंचाना और इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना, हर तरह से इंडिया के डेवलपमेंट करना। तो ये आप कह सकते हो कि टारगेट्स है, सप्तऋषि टारगेट ऑफ 7 प्रायोरिटीज ऑफ द बजट 2023-2024। तो ये अमृतकाल को थोड़ा ध्यान में रखना, बहुत बात की गई इसके बारे में, ठीक है। अब आप देख सकते हो जगह जगह @100 लिखा हुआ है, मतलब जब इंडिया को 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पूरे होंगे, ठीक है, तो इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और स्ट्रॉन्ग करना, विश्वकर्मा कौशल सम्मान PM विकास जो है इसको स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है,
टूरिज्म पोटेंशियल को और स्ट्रॉन्ग करना, ग्रीन ग्रोथ लेके आना, मतलब जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो सिर्फ ऐसा नहीं कोल पेट्रोलियम उस सब पे रखना, नहीं, ग्रीन एनर्जी की तरफ ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पुश करना। ये भी अगले 24 से 25 सालों में एक बहुत बड़ा टारगेट रहेगा, ठीक है। और देखते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां हमारा जो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर वो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ना सरकार काफी कुछ नया करना चाहती है। जैसे आपको पता होगा साल 2023, ये जो साल है ना अभी, इसमें इंडिया सेलिब्रेट करवा रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। जैसे ज्वार बाजरा है, मिलेट्स के एग्जांपल है। हम दुनिया को ये समझा रहे हैं कि अगर तुम व्हीट राइस सिर्फ यही उगाते रहोगे ना तो दुनिया में बहुत बड़ी भुखमरी की दिक्कत आ सकती है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी दिक्कत में आ जाएगी। मिलेट्स उगाओ, उनको उगाना भी आसान है, पानी की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, और इंडिया दुनिया में मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो एक तो हम दुनिया में मिलेट्स की प्रोडक्शन मतलब खुद भी करेंगे, दुनिया को भी समझाएंगे कि मिलेट्स पे शिफ्ट करो, और उसका एक फायदा हमको क्या होगा कि हम मिलेट्स के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी है, ठीक है। ठीक है, तो इंडिया को, और इसमें मतलब जो फार्मर्स वगैरह है, जैसे अब इंडिया में भी दिक्कत तो है ही है, अगर फार्मर सिर्फ राइस वीट उगाता रहेगा तो उसको प्राइस भी अच्छा नहीं मिल पाएगा और ग्राउंड वाटर भी बहुत खराब इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर दुनिया में बहुत ज़्यादा मिलेट की डिमांड आई और इंडिया को वो पूरी करनी हुई तो हमारे किसानों को भी बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ठीक है, और देखते हैं जो आर्टिजन्स होते हैं, क्राफ्ट्स, मतलब जो जिनके पास जैसे होता है ना कि बहुत सारे आपने हाथ मेलास देखे होंगे, उसमें लोग कई बार अपने कल्चर का कोई आर्ट दिखाते हैं, कोई उनको उनकी फैमिली से कोई आर्ट कैसे, मतलब कोई चीज़ कैसे बनाई जाती है वो सीखने को मिला, उन सब लोगों को भी मदद की जाए। सरकार ने इसके बारे में बात करी है, इसमें पीएम विकास स्कीम के बारे में बात की गई है। उसके अलावा यहाँ पर बोला गया कि जो SC ST OBC कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जो वुमेन पॉपुलेशन है, उनमें जो आर्टिस्ट वगैरह हैं, जो क्राफ्ट्स पीपल है, उनको यहाँ पर हेल्प करना, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में और प्रॉपर ट्रेनिंग देना, नॉलेज देना। जैसे अगर मान लो कोई इंसान है वो बहुत अच्छा मेटल का काम करता है पर उसको बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है अभी कि मेटल वगैरह कैसे हैंडल होता है, उसके बारे में उसको नॉलेज दी जा सकती है। ये भी यहाँ पर बजट में बताया गया कि एक टारगेट रहेगा। फिशरीज सेक्टर, सोचो हमको ये चीज़ पता नहीं होता पर इंडिया दुनिया में चाइना के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फिशरी सेक्टर का। तो फिशरी सेक्टर को और स्ट्रॉन्ग करना, इसमें आपने मत्स्य योजना के बारे में सुना होगा, ठीक है। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो कराना चाहते हैं, फिशरी सेक्टर को भी और ज़्यादा पुश करना, उसमें PM मत्स्य संपदा योजना के अंदर लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब यहाँ पर एक इंटेंशन रहेगी गवर्नमेंट की, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा रिडक्शन इन बेसिक कस्टम ड्यूटी, ताकि जो फिशरीज इंडस्ट्री में वेरियस जो टैक्सेस वगैरह लग रहे हैं, ठीक है, उनको कम किया जा सके ताकि जो फिशरमैन है उनको ज़्यादा फायदा हो। इसके अलावा अनलीश दी पोटेंशियल का मतलब होता है कि इंडिया का जो ट्रू पोटेंशियल है उसको लेकर आना, ऐसे नहीं कि कोई चीज रोक रही है इंडिया को, ठीक है। तो यहां पर बताया गया कि 39,000 कंप्लायंसेस जो थे उनको रिड्यूस कर दिया गया, 3,400 लीगल प्रोविजंस डीक्रिमिनलाइज कर दी गई। मतलब ऐसा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अगर इंडिया में बिजनेस करे तो ये डरता ही रहे कि नहीं कहीं मुझे जेल ना हो जाए, कहीं मुझ पर कोई फाइन ना लग जाए। तो सरकार ने बहुत सारी चीजें ईजी कर दी यहाँ पर, ठीक है। जन विश्वास बिल लेकर आए, उसके थ्रू कुछ ऐसे लॉज वगैरह को बदला गया ताकि जो बिजनेसेस जो नया कुछ करना चाहते हैं उनको और मोटिवेशन मिले। उसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि जिस तरह से सरकार इकोनॉमी को पुश कर सकती है, नई टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर सकती है सरकार, वो सब भी करने की यहाँ पे बिल्कुल कोशिश कर रही है, ठीक है। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी पूरा सपोर्ट देना। जैसे हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स पे ध्यान दे रहे हैं, पर सरकार यहाँ पर चाहती है कि हम आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम लेकर आए। इसमें क्या होगा कि डिजीज फ्री अच्छी क्वालिटी के हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को भी इंडिया और इंडिया के बाहर मतलब प्रोड्यूस किया जाए और इंडिया के बाहर भी बेचा है, इसके बारे में सरकार ने यहाँ पर बात करी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि हर सर्विस हर स्कीम बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर एरियाज तक लेके जाना, माउंटेन्स में लेके जाना, फॉरेस्ट एरिया में लेके जाना, ठीक है। तो हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज है जहां आज तक प्रॉपरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं बने, उन पे ध्यान देना। ये यहाँ पर लास्ट माइल कनेक्टिविटी से सरकार ने समझाने की कोशिश करी। फाइनेंशियल सेक्टर ये होता है कि लोन्स इजीली प्रोवाइड करना ताकि बिजनेसेस ग्रो कर सके। ऐसा नहीं कि आप किसी मतलब कोई बैंक लोन दे रहा तो बहुत इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है।
उसके अलावा सरकार खुद भी सरकार के ऊपर जो कर्ज है उसको कम से कम रखना है ताकि इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियली स्टेबल रहे। स्टेट की सरकारों पे जो कर्ज है उसको भी स्टेट को फोर्स करना कि इसको कम से कम रखो ताकि स्टेट की सरकारें भी फाइनेंशियली काफी इजी रहे, ठीक है। उसके बाद सरकार ने यहां पर यह भी बताया कि इस साल जो रिसिप्ट्स मतलब जो गवर्नमेंट की अर्निंग्स होंगी वो भी बहुत मतलब पुराने सालों से काफी आगे जाएंगे, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो ये सब इसके थ्रू गवर्नमेंट ने अपना जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसके बारे में यहां पर बात करी, ठीक है। यहां पर बात की गई कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब सरकार इस तरह का खर्चा करे जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, ठीक है। देखो, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो सरकार सैलरीज वगैरह पेंशन वगैरह में खर्चा करती है, पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें सरकार नई रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स उन सब पे इन्वेस्ट करते हैं। तो जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उतना इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होता रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से बताया गया है कि 2022-23 में कितना खर्चा किया गया और जो बजट है उसमें बताया गया कि अगले साल और ज्यादा खर्चा किया जाएगा, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर, ठीक है। और देखते हैं एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स। तो आपने देखा होगा बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं, खासकर एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में, उनको स्ट्रॉन्ग करना, कोऑपरेटिव्स को लोन वगैरह इजीली प्रोवाइड करने, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में स्पेशली बैंक्स को मोटिवेट करना कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में लोन वगैरह दो, उसके बारे में बात की गई है। हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम आपको मैंने बता दिया। 20 लाख करोड़ के लोन्स यहां पर एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी सेक्टर में देना, ठीक है, ठीक है। और बाकी मिलेट्स वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिया, मिलेट्स की प्रोडक्शन बढ़ाना। एक्सेसिबल एजुकेशन एंड स्किलिंग, इंडिया में एजुकेशन और स्ट्रॉन्ग करना, यूथ को स्किल्स प्रोवाइड करना ताकि उसके बेसिस पे आगे जाके वो एम्प्लॉयमेंट ले सके, ठीक है। तो एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर है उसको फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ऑलमोस्ट 3% ऑफ द जीडीपी कर दिया गया, ठीक है, ये बताया गया। टीचर्स ट्रेनिंग पे यहां पर ध्यान देना, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाना जिससे अगर मान लो किसी रीजन से जैसे कोविड में बच्चे स्कूल नहीं जा पाए तो भी वो पढ़ सके, ठीक है। इन सब चीजों पे ध्यान देना। उसके अलावा स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना, आपने पीएम श्री स्कीम के बारे में सुनूंगा, इन सब चीजों के बारे में गवर्नमेंट ने यहां पर बात करी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, ठीक है। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी होगी क्या? यहां पर बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा डाटा, वेरियस सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको जानने को मिलेगी। स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा कि फिजिकल लाइब्रेरीज और ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरीज है इनको प्रमोट करो। जैसे कोविड के टाइम पे जो हुआ वो कभी वापस नहीं होना चाहिए कि अगर एक बच्चा पढ़ना भी चाहता है पर वो जा नहीं सकता क्योंकि लॉकडाउन है, स्कूल्स बंद हैं, ऑनलाइन एजुकेशन मिल रही है तो उसके पास में भी फोन ये सब नहीं है, ठीक है। तो उन सब चीजों को ठीक करना, उन पे ध्यान देना, इसके बारे में गवर्नमेंट ने बात करी, ठीक है। यहां पर आप क्या देख सकते हो? यहां पर आप ये देख सकते हो कि हेल्थ, जब कोविड आया तब तक भी हम हेल्थ पे बहुत ध्यान नहीं देते थे। कोविड के बाद हमको एक प्रॉब्लम समझ लगी कि हमने अपने हेल्थ सेक्टर को बहुत ज्यादा फाइनेंशियली कभी सपोर्ट किया ही नहीं। तो ऑलमोस्ट 90,000 करोड़ के आसपास खर्चा किया जाएगा ऑन दी हेल्थ सेक्टर, ठीक है। अगर आप देखो कैसे फाइनेंशियल ईयर मतलब जो कोविड वाला साल था उसके मुकाबले अभी हेल्थ पे सरकार ने कोशिश करी काफी खर्चा बढ़ाया जाए। ऑलमोस्ट कितने का इंक्रीज है? 20,000 करोड़ का इंक्रीज यहां पर कर दिया गया, ठीक है, वो बताया गया। हेल्थ एक्सपेंडिचर टोटल जीडीपी का 2.1% हो चुका है, ठीक है। न्यू नर्सिंग कॉलेजेस बनाए जाएंगे 157, इसके बारे में सरकार ने बताया, ठीक है। और देखते हैं अब एक चीज जिसके बारे में बजट में बड़ा ध्यान दिया जाता है कि कोई टैक्स स्लैब तो नहीं चेंज हो रहा। जैसे अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आ गई है। अगर आप देखो ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप यहां पर एक चीज देखो कि कैसे जो टैक्स स्लैब है कि अगर एक इंसान मान लो एक साल में 5 लाख रुपए कमाता था पूरे साल में तो उसको कोई टैक्स नहीं भरना होता था, अब इसको बढ़ा के 7 लाख कर दिया गया। तो जीरो टैक्स फॉर दोज अर्निंग बिलो 7 लाख अंडर द न्यू टैक्स स्कीम। तो अगर आप एक साल में 7 लाख रुपए तक कमा रहे हो तो सरकार कोई आपसे इनकम टैक्स नहीं लेगी। हाँ, अगर आप 7 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो ऐसा नहीं कि टैक्स लगना 7 लाख से ऊपर से शुरू होगा, नहीं। अगर आप 7.5 लाख कमा रहे हो
तो आपके जो 3 लाख से 6 लाख है उन पे 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख से अगर 9 लाख की रेंज में कोई आप पैसा कमा रहे हो तो उस पर 10%। तो कितना कमा रहे हो उसके बेसिस से टैक्स कितने परसेंट लगेगा वो यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है। आई होप पुराना जो टैक्सेस होते थे वो इस तरह से लगते थे, जैसे आप देख सकते हो कि जो पुरानी टैक्स रिजीम थी वो इस तरह से होती थी। अब जो नई टैक्स रिजीम है वो यहाँ पर इस तरफ बता दी गई है, ठीक है। यहाँ पर बताई गई है कि नया तरह से टैक्स कैसे लगेगा, ठीक है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है, आपको पता है डायरेक्ट टैक्स होता है जो गवर्नमेंट सीधे आपसे ले लेती है। जैसे इनकम टैक्स एक एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। उसमें क्या क्या प्रपोजल्स थे, उसमें यहाँ पर ये बताया गया कि जो एमएसएमईज और प्रोफेशनल्स है, ठीक है, टू एनहांस लिमिट्स ऑफ लिमिटेड टैक्सेशन टू ₹3 करोड़ फॉर माइक्रो एंटरप्राइज एंड ₹75 लाख फॉर प्रोफेशनल्स विद कैश पेमेंट लेस देन 5%। इसमें सिंपली अगर आप देखो तो सरकार ना अभी वैसे कोई बहुत बड़ा टैक्स वगैरह नहीं पुश करना चाहती, क्योंकि अगले साल लोकसभा इलेक्शन है। तो कोई ऐसा आप नहीं कह सकते कि हाँ ये है कि टैक्स स्लैब में तो बिल्कुल चेंज आया, पर कोई बड़ा टैक्स नया टैक्स ऐसा कुछ नहीं यहाँ देखने को हमको अभी तक तो नहीं मिला, ठीक है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, इनडायरेक्ट मैंने आपको बताया जैसे जीएसटी उसका एक एग्जांपल है। उसमें यहाँ पर ये बताया गया जैसे कि कंपाउंड जो रबर वगैरह है अगर बाहर से मंगवाओगे तो ज्यादा टैक्स लगेगा, ताकि इंडिया मतलब इसमें ऐसा है कि जैसे सिगरेट्स महंगी कर दी जाएंगी, कुछ ऐसे मेटल्स जो इंडिया के बाहर से मंगवाए जाते हैं उनको और महंगा कर दिया जाएगा ताकि इंडिया में बनने शुरू हो जाए। तो सरकार कई बार टैक्स को ऐसे भी यूज करती है कि चीज बाहर से आएगी तो महंगी कर दो ताकि इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाए, ठीक है, ठीक है। यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताई गई हैं, जैसे 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शंस दिए गए रूरल हाउस होल्ड्स को, 2.2 लाख करोड़ यहां पर 11.4 करोड़ फार्मर्स में बांटा गया अंदर पीएम किसान। इंश्योरेंस कवर दिया गया 44.6 करोड़ पर्संस को, 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए गए, 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए उज्ज्वला योजना के अंदर, 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक अकाउंट्स खोलेगा, 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन दी गई 102 करोड़ लोगों को। तो ये सरकार ने आप कह सकते हो अपने थोड़ा अचीवमेंट्स जो है उनको एक जगह यहां पर मेंशन किया, ठीक है, ठीक है। यहां पर ये बताया गया कि जैसे बीजेपी 2014 से इलेक्शन जीतकर रूल कर रही है कि 2014 से कोशिश की गई कि सारे सिटीजन्स को एक अच्छी क्वालिटी लाइफ दी जाए। जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब टोटल इंडिया के जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड करो, उसको यहां पर बोला गया कि ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया। आखिरी 9 सालों में इंडिया की इकोनॉमी जो है वो दुनिया में 10th लार्जेस्ट से 5th लार्जेस्ट बना दी गई, ठीक है। दुनिया ने इंडिया को एक ब्राइट स्टार की तरह रिकॉग्नाइज किया। आज दुनिया की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। ये सब चीजें एक अचीवमेंट की तरह इस बजट में बताई गई। हेल्थ के बारे में जैसे न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोले जाएंगे, ठीक है, जो आईसीएमआर लैब्स है उनको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, और ऐसे प्रोग्राम लेके आए जाएंगे जैसे हेल्थ फार्मास्यूटिकल सेक्टर स्ट्रॉन्ग हो, ये यहाँ पर सरकार ने बताया। अगले 3 साल में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर क्या किया जाएगा, यहां पर ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, स्पेसिफिकली ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए एकलव्य स्कूल्स बनाए जाएंगे जिसमें उनको एजुकेशन मिल सके, ठीक है। 3.5 लाख से ज्यादा जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन के लिए। लैब ग्रोन डायमंड्स जो एक आप कह लो जैसे नेचुरल डायमंड्स उससे थोड़े अलग होते हैं, तो लैब ग्रोन डायमंड्स की इंडिया में प्रोडक्शन और सेल बढ़े, उसके लिए जो उसका रॉ मटेरियल है उसको इजीली इंडिया में लाया जा सके, सस्ता लाया जा सके, उसके ऊपर यहाँ पर सरकार ने अनाउंसमेंट करी, ठीक है। जो इनकी लेबोरेटरीज है जहां डायमंड्स बनाया जाता है उसकी रिसर्च में गवर्नमेंट हेल्प करेगी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन तो हमने पहले ही पढ़ा है कि हाइड्रोजन H2 एक पावर सोर्स है, इसको बनाने के लिए बिजली की जरूरत है। अगर वो बिजली सोलर प्लांट, एक टाइडल प्लांट, एक विंड प्लांट से आ रही है तो हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन ग्रीन है, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन का ये मतलब है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के आसपास खर्चा करके अगले 4 से 5 सालों में हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनना है, मतलब इंडिया ने बनना है, इसके बारे में यहां पर बात की गई। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 50 एडिशनल एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर एरोडोम्स, इनके ऊपर खर्चा किया जाएगा। जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ऐसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर रोड्स, उनको जल्दी से जल्दी बनाया जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अच्छा नहीं, ये थोड़ा अलग है। 100 लैब्स फॉर डेवलपिंग एप्स यूजिंग 5G सर्विस। तो जैसे आप देख रहे हो कि 5G अब एक बहुत बड़ी चीज होगी। जब 4G आया था तो कितना कुछ चेंज हुआ, अब 5G में और बड़े स्केल पे चीजें जाएंगी। तो वहां पर इंडियन एप्स भी हो, इंडियन रिसर्चर्स उस पर काम करें, इसके लिए सरकार यहाँ पर 100 लैब्स बनवाएगी, ठीक है, ठीक है।
यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, जिसमें थोड़ा फॉरेन करेंसी एसेट होता है, गोल्ड वगैरह होता है, उसमें थोड़ी सी कमी आई, बिल्कुल कमी आई, क्योंकि काफ़ी खर्चा किया गया रुपी को स्टेबल करने के लिए। जो इंडिया से इन्वेस्टर्स बाहर गए उनको भी पेमेंट करनी थी, पर इसको वापस से स्टेबल किया जा सकता है। हमारे पास अभी भी इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि वैसे हम डॉलर स्टोर क्यों करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलते रहे, अभी भी इतना फॉरेक्स रिजर्व है कि 9 महीने तक का हम इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और यहां पर देखते हैं, ये थोड़ा इन्फ्लेशन के बारे में बताया गया कि बढ़ी है पर उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। यहां पर ये दिखाया जा रहा है जो सरकार की अर्निंग्स होती हैं। ठीक है, जो सरकार की अर्निंग्स होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर दिखाया गया रेवेन्यू रिसीट्स तो जो बढ़ रहे हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है कि जो सरकार को वेरियस रिसीट्स मतलब जो सरकार की अर्निंग्स है, रेवेन्यू रिसीट्स मतलब जो वेरियस टैक्सेस वगैरह से गवर्नमेंट की अर्निंग होती है। कैपिटल रिसीट्स भी बढ़ रहे हैं, ये जो सरकार लोन्स वगैरह लेती है, तो इसको सरकार को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सरकार इस पर काम करना भी चाहती है। ठीक है, तो इनको एक आप कह लो कि बिल्कुल लास्ट में एक चार्ट के थ्रू दिखाएगा कि जो ओवरऑल अर्निंग है गवर्नमेंट की टैक्सेस वगैरह से वो भी बढ़ रही है, तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को जो लोन वगैरह है वो भी यहाँ लेने पड़ रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि जो सैलरीज वगैरह सरकार को देनी, पेंशन वगैरह दे रही है, वो किस तरह से बढ़ेगा वो यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे ओवरऑल कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, उसको यहाँ पर दिखाया गया, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा है दिखाने के लिए कि कैसे अगर हम पुराने सालों से अब पे आए तो कैसे पहले जो सेविंग्स होती थी, ठीक है, जीडीपी के हिसाब से वो कितनी कम होती थी, अब बढ़ गई हैं। पहले फिजिकल डेफिसिट मतलब जो सरकार के ऊपर कर्जा होता था, पहले तो चलो बहुत ही कम होता था, फिर ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। ठीक है, पहले कंट्री की पॉपुलेशन कितनी कम होती थी, अब वो पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, फूड गेन की प्रोडक्शन कैसे हमारी कंट्री में टन्स में बहुत ज्यादा बढ़ी है। एग्रीकल्चर जो है, पहले जीडीपी का एक बहुत बड़ा सेक्टर एग्रीकल्चर में होता था, अब उसमें यहां पर कमी आई है, तो ये सब आप यहां से देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसके साथ स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में जो बजट के बारे में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी, आई होप आपको ठीक से समझ लगी। देखो, बजट ना एक प्रिडिक्शन है कि अगले फाइनेंशियल में कहां से कितना कमाएंगे, कितना खर्च करेंगे, उसकी सरकार एक प्रिडिक्शन देती है कि ऐसा हो सकता है। पर क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसको हम जितना अच्छे से स्टडी कर सकें करें। वैसे तो बहुत एक बड़ा मतलब देखो कि फाइनेंस मिनिस्टर को स्पीच देने में इतने घंटे लग गए। ठीक है, तो वैसे एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, हम कोशिश करते हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे काम की चीज़ है, उसको हम समझे, और मैंने वही आपके साथ यहाँ पर शेयर करी। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।